वेलकम टू द क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पेप्सिया, जो कि दो तरह का होता है। वन इज़ अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया एंड सेकंड इज़ नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे डिस्पेप्सिया, इसके वर्ड से पता लग रहा है ये जो बीमारी है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो खाने वाला सिस्टम है, डाइजेशन वाला सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो है ये एक डिजीज़ है। ठीक है, तो कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के अंदर ये डिस्पेप्सिया जो डिजीज़ है वो आती है। और डिस्पेप्सिया हम बेसिकली बोले ना तो ये एक सिम्टम है। ठीक है, डिजीज़ ना होके ये एक सिम्टम है जो कि बहुत सारे डिजीज़ में प्रेजेंट हो सकता है। चाहे किसी को पेट में अल्सर्स हो, है ना, चाहे किसी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो गई हो, इन्फेक्शन हो गई हो, किसी के एसिडिटी हो रही हो, है ना, तो उन सभी रीजंस की वजह से डिस्पेप्सिया जो है वो हो सकता है। देखो, डिस का मतलब होता है मतलब जो सही तरीके से नहीं हो रहा, मतलब जो डिसअरेंज्ड है ना। और पेप्सिया का मतलब होता है खाने का पचना, एक तरह से आप कह सकते हो। तो जिस कंडीशन में जो खाना है, जो आपका फूड है, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना, चाहे एसिडिटी हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, जलन हो रही है, पेट में गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है ना, बार बार डकारें आ रही हैं, बेल्चिंग हो रही है या उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, मतलब इसमें ये डिस्पेप्सिया एक पर्टिकुलर एक सिम्टम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ सिम्टम्स आता है ना। मतलब कि ये जो टर्म है डिस्पेप्सिया, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स इंक्लूड हो सकते हैं जो कि डाइजेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ब्लोटिंग, है ना, गैस बन रही है, डकार आना, नोजिया होना, या फिर हार्ट बर्न होना, मतलब जलन होना। तो ये सारी डिस्पेप्सिया के अंदर ही आती है ना। तो डिस्पेप्सिया का डेफिनेशन अगर आप लिखोगे यहाँ से लेके, क्या है, डिस्पेप्सिया का मतलब है डिस्कम्फर्ट या फिर पेन इन द अपर एब्डोमेन। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो डिस्कम्फर्ट में हो सकती हैं। तो डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ये हो गया। डेफिनेशन में क्या कह सकते हैं हम कि डिस्पेप्सिया एक तरह का इंडाइजेशन है जिसमें कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम नहीं है इसमें, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स का एक इकट्ठे रहते हैं इसमें। और ये सिम्टम्स कहाँ होते हैं, अपर एब्डोमेन में। अपर एब्डोमेन समझते हो, जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, हमें पता है हमारे एब्डोमेन के 9 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे अम्बिलिकस है, इसको हम ऐसे करके 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला रीजन है एपिगैस्ट्रियम, ठीक है, यहाँ पर मेनली डिस्कम्फर्ट रहता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे रिब्स आ जाते हैं। तो जो डिस्कम्फर्ट है हमारे अपर एब्डोमेन यानी कि मेनली एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है इसमें। ठीक है, डिस्पेप्सिया में। तो जो डिस्पेप्सिया है, अब जो ये अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट है, ये पेन की तरह तरह मतलब पेन भी हो सकती है, किसी और तरह का डिस्कम्फर्ट जो हमने पीछे पढ़ा है वो इसमें हो सकता है। और ये क्रॉनिक भी हो सकता है डिस्पेप्सिया, मतलब ये नहीं कि एक दो दिन के लिए, कई लोगों को महीने महीने ये प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है। ठीक है, और एपिसोडिक भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि 10 दिन में एक बार ही ऐसा फील हो रहा हो उनको, है ना। तो इट कैन बी क्रॉनिक, इट कैन बी एपिसोडिक, है ना। और हमने क्या पढ़ा कि ये सिम्टम है बहुत सारी डिजीजेस में जो कि प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद, ये किन कारणों की वजह से हो सकता है, वेरियस अंडरलाइंग डिजीजेस की वजह से हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गए, है ना, गर्ड हो गया, या फिर कोई और फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया यहाँ पे डेफिनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं इसके टाइप्स। दो तरह का होता है ये, अल्सरेटिव एंड नॉन अल्सरेटिव। ठीक है, देखो अल्सरेटिव के नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इसमें जो है पेशेंट के स्टमक में अल्सर्स प्रेजेंट होंगे। और जो नॉन अल्सरेटिव है इसमें अल्सर्स प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन फिर भी डिस्पेप्सिया होएगा। ठीक है, अब अल्सरेटिव में क्या होता है, पेशेंट के जो अल्सर्स बनते हैं, देखो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया को हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज भी इसको कहते हैं, है ना। पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं, जब या तो हमारे स्टमक में अल्सर्स बन गए हो, या फिर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना ड्योडिनम का, ये ड्योडिनम, या तो यहाँ पे जब अल्सर्स बने हो इसे हम पेप्टिक अल्सर डिजीज कहते हैं, या तो स्टमक में या फिर ड्योडिनम में। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, और यहाँ पे क्यों बनते हैं अल्सर्स, देखो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या करता है, ये एसिड हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब लेकिन हमारा जो स्टमक है ना, यहाँ पे मान लो एसिड है, और जिसका कि जो
पीएच है वो 1 पॉइंट मतलब 1 के अराउंड रहता है, मतलब ये हाईली एसिडिक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब अगर आप किसी भी ऑर्गन में एसिड पा दोगे, यहाँ पे मान लो एसिड पड़ा है, तो वो डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में आएगा स्टमक की लाइनिंग के, तो वो क्या करेगा, इसको डैमेज तो करेगा ही ना, यहाँ पे अल्सर्स तो करेगा ही। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, और जो म्यूकोजा है वो म्यूकस रिलीज करता है ना। और ये जो म्यूकस है ये क्या करता है ना, कोट कर देता है, मतलब पेंट कर देता है स्टमक को अंदर से। ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमने पेंट कर दिया यहाँ पे म्यूकस का। और यहाँ पे हमारा एसिड पड़ा हुआ है, ये जो है ग्रीन वाला ये एसिड है। तो इससे क्या होता है, जो एसिड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग के, जिस वजह से नॉर्मली अल्सर्स नहीं बनते, ठीक है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, या तो पेशेंट के एसिड ही ज़्यादा बन रहा हो, या फिर जो ये हमारी मेम्ब्रेन बनाई थी हमने कोटिंग वाली, है ना, ये डैमेज हो गई हो, है ना, या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया हो जिसने एसिड मतलब कि एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी। तो इन कारणों की वजह से क्या हो जाता है, ये जो मेम्ब्रेन है वो पतली हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और एसिड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है हमारे स्टमक की लाइनिंग की, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो अल्सर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यही इसकी पैथोलॉजी है। चलो देख लेते हैं हम। तो क्या बोल रहे हैं, पैथोजेनेसिस में क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, कि इसको पेप्टिक अल्सर डिजीज भी कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक एसिड एंड गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन और वर्सिस म्यूकस, जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, इनकी वजह से होता है, ठीक है। किस पे इम्बैलेंस हो रहा है, 3 चीज़ों में इम्बैलेंस हो रहा है। एक तो हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड में, जो कि हमने पढ़ा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। दूसरा क्या था, पेप्सिन, इसमें इम्बैलेंस। और तीसरा किस में है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में। इन 3 चीज़ों में जब इम्बैलेंस होगा, देखो पेप्सिन जो है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमें क्यों चाहिए, ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, है ना। और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो हमने पढ़ा कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो इन तीनों में जब इम्बैलेंस होता है तभी अल्सर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ये इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस, है ना, किन वजह से इम्बैलेंस जो है वो पेशेंट में हो सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो स्टमक के पेरिएटल सेल्स हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो चीफ सेल्स होते हैं वो चीफ चीज, देखो चीफ सेल्स जो हैं वो तो मेन चीज़ ही रिलीज करेंगे ना, मेन चीज़ है हमारे डाइजेशन के लिए पेप्सिन। पेप्सिन हमारे स्टमक में एज इट इज़ तो नहीं पड़ा होता है, ऐसे नहीं कि पेप्सिन बना पड़ा है। पेप्सिन को पहले बनाना पड़ेगा, किससे बनाएंगे, पेप्सिनोजन से, ठीक है। तो हमारे स्टमक में तो पेप्सिनोजन पड़ा है, जिसको किसने रिलीज किया है, चीफ सेल्स ने। चीफ सेल्स ने चीफ चीज़ रिलीज कर रखी है। अब पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन रिलीज करेगा, हमारे पेरिएटल सेल्स, ठीक है, ये वाले सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेंगे। अब जब ये पेप्सिन बन गया, तो पेप्सिन क्या है, एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब ये हमारे जो प्रोटीन्स आते हैं उनको डाइजेस्ट करता है स्टमक में, है ना। लेकिन साथ में हमने पढ़ा ये हमारी गैस्ट्रिक लाइन के लिए हार्मफुल भी है, ठीक है, क्योंकि ये म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हैं, जो हमारी इनर लाइनिंग है स्टमक की उसको डैमेज कर सकते हैं, वहाँ पे अल्सर्स बना सकते हैं, अगर प्रोटेक्टिव म्यूकोसा बैरियर ना हो तो, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या है, ये हमने फिजियोलॉजी पढ़ ली नॉर्मल कि कैसे कैसे जो है वो होता है, ठीक है। अब म्यूकोसा बैरियर के इम्पेयरमेंट किन रीजंस की वजह से हो सकती है। अब हमारा मैंने बताया कि यहाँ पे हम स्टमक के आगे लेयर बनाते हैं, पेंट कर लेते हैं इसको अंदर से, किससे पेंट करते हैं, हम करते हैं बाइकार्बोनेट लेयर से, म्यूकस बाइकार्बोनेट लेयर के साथ इसको अंदर से पेंट कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, स्टमक के साथ डायरेक्टली एसिड को कांटेक्ट में नहीं आने देते, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं ना, जो हमने ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट लेयर बनाई है इसमें म्यूकस को रिलीज करवाते हैं वो स्टमक की लाइनिंग से, बाइकार्बोनेट से क्रिएट करवाते हैं ज़्यादा, है ना।
स्टमक में ब्लड फ्लो करवाते हैं ज़्यादा। सेलुलर रिपेयर, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कुछ इंजरी हो जाए स्टमक के अंदर, उसकी रिपेयर फटाफट से करवाते हैं कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं स्टमक के प्रोटेक्ट होने में, उसको डैमेज से बचाने में प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? पेन भी तो कॉज करते हैं ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन 1, प्रोस्टाग्लैंडिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ऐसे ऐसे काफ़ी तरह के होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये दर्द भी करते हैं, बॉडी में पेन भी करते हैं, है ना। अब जिनकी बॉडी में ज़्यादा पेन रहता है वो क्या करते हैं? मेडिसिन खाते रहते हैं, पेन किलर्स खाते रहते हैं, जो कि नसेड्स होती हैं, है ना, या अल्कोहल लेते रहते हैं। और ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बॉडी के अंदर कम कर देती हैं। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली स्टमक पे तो इम्पैक्ट आएगा ही। क्या इम्पैक्ट आएगा? वही सेलुलर रिपेयर कम हो जाएगी, रिपेयर नहीं कर पाएगा स्टमक अपने आप को, म्यूकस नहीं अच्छे से रिलीज होगा, बाइकार्बोनेट कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो लाइनिंग जो थी, वो पेंटिंग जो थी वो प्रॉपर नहीं होगी और डैमेज होगा उससे, एसिड से। ठीक है, थर्ड वन जो कॉज है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे पेशेंट टेस्ट करवा के आ रहे हैं, कह रहे हैं एच पाइलोरी पॉजिटिव आया जी हमारी रिपोर्ट में, है ना। तो एच पाइलोरी क्या होता है? नॉर्मली भी ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर रहता है, क्योंकि इसको एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब इसको जो है ना एसिडिक इन्वायरमेंट भी ये क्या कर लेता है? इतने एसिड में ले लेता है ये, है ना। अब क्या होता है, नॉर्मली भी ये प्रेजेंट होता ही है हमारे स्टमक में, लेकिन ये क्या करता है ना, रह तो हमारे स्टमक में रहा है, स्टमक में रह के ना ये यहाँ पे एल्केलाइन एनवायरनमेंट जो है वो अपने लिए बनाता रहता है ना। तो अब क्या होगा, एच पाइलोरी क्या करता है? एच पाइलोरी ना हमारी स्टमक के अंदर जाके कॉलोनी बना लेते हैं, मतलब वहां पे ना कॉलोनी एक तरह से अपनी जनरेशन बढ़ा लेते हैं वहां पे रहने के लिए, और एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं यूरिएज। ठीक है, अब जो ये यूरिएज है ये क्या करता है? यूरियस एक एल्केलाइन, एक बेस है। ठीक है, ये बेस रिलीज करके ना अपने लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है वहां पे रहने के लिए, क्योंकि बहुत हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक का, तो ये यूरियस से एक बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके न्यूट्रल कर देता है उसको, और अपना जीवन जो है उसको सुखी बनाता है ये। ठीक है, और लेकिन साथ साथ में ये जो बैक्टीरिया ये स्टमक में इन्फ्लेमेशन भी करता है ना, और म्यूकोजा बैरियर को खराब भी करता है, जिस वजह से एसिडिटी जो है वो पेशेंट को होती है, पेप्टिक अल्सर्स जो है वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद नसेड इंड्यूस इंजरी आ गई है, हमने अभी पढ़ी कि जो नसेड्स होते हैं पेन किलर्स, ये पेन किलर्स क्या करते हैं? जो ये पेन किलर्स होते हैं ना, ये कॉक्स एंजाइम को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, कॉक्स एंजाइम की जो वर्किंग है वो बंद कर देते हैं। कॉक्स एंजाइम क्या करता है? कॉक्स एंजाइम जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। अगर कॉक्स एंजाइम नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो म्यूकस नहीं बनेगा, म्यूकस रिलीज नहीं होगा, बाइकार्बोनेट नहीं रिलीज होगा स्टमक में, और जो हमारा वो था ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वो क्या हो जाएगा? ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए अल्सर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एसिड का प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, जैसे कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है स्टमक में जिसकी वजह से अल्सर्स बन जाते हैं। या फिर हमने पढ़ा कि अगर पेशेंट के जो, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है ना, इसका हाई टर्नओवर रेट है। हाई टर्नओवर रेट का मतलब क्या है कि थोड़ी सी इंजरी अगर हुई तो फटाफट विद इन मिनट्स जो है वो रिकवर हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बार बार इंजरी हो रही है स्टमक में, आप बार बार ही पेशेंट जो है वो पहले ही एसिड है, मान लो एसिडिक चीज़ें खाई जा रहा है, जैसे चाय पी रहा है ना, तेज़ाब वाली चीज़ें ले रहा है, लाइक अल्कोहल ले रहा है, ऐसी चीज़ें जो कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा करेंगी, ऐसी चीज़ें वो ले रहा है, तो उससे क्या होगा? या उसकी बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा हैं बॉडी के अंदर, तो परसिस्टेंट इंजरी की वजह से एक टाइम पे तो सिस्टम भी बोलेगा कि बस भाई अब नहीं रिपेयर हो सकता, है ना। तो उस जगह पे क्या होगा, हमारा जो रिपेयर सिस्टम है वो इम्पेयर हो जाएगा, उस वजह से क्या होगा, फिर अल्सर्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सब पैथोलॉजी की वजह से जो हमने पढ़े हैं, ये रीजंस जो हमने पढ़े हैं, नसेड हो गया, एच पाइलोरी हो गया, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ये सेल
रिपेयर नहीं बढ़िया से हो रही, इन सब चीज़ों की वजह से या तो पेशेंट के स्टमक में अल्सर्स बन जाएंगे या फिर ब्लीडिंग हो जाएगी उन अल्सर्स से। सबसे पहले क्या होगा, जो म्यूकोजा है वो इरोड हो जाएगा, है ना, म्यूकोजा जो है वहाँ का छिल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्सर बनेगा। अब उस अल्सर के अंदर तो ब्लड वेसल भी होंगे और वहाँ से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। पेशेंट के जब यहाँ से ब्लड निकल रहा है स्टमक से, ये ड्योडिनम आ गया, ये आपके इंटेस्टाइन्स आ गई, एनएस आ गई, ठीक है, यहाँ से तो फ्रेश ब्लड निकला पेशेंट के, तो लेकिन यहाँ तक जाते जाते वो ब्लड क्या हो जाएगा ना, टूट, क्योंकि उसमें जो वो होता है हमारा HbA टूटेगा, है ना, तो हीमोलिसिस ये होने की वजह से ना वो जो पेशेंट जब पोटी करेगा तो उसकी जो पोटी है वो ब्लैक कलर की आएगी, उसे हम बोलते हैं मेलिना, है ना। तो ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को या तो खून की उल्टी आ सकती है जिसमें थोड़ा बहुत खून होगा, या फिर मेलिना हो सकता है जब उसकी जो स्टूल है उसमें क्या होगा, ब्लड जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है परफोरेशन। अब अगर जो हमारा अल्सर है वो ज़्यादा डीप होता गया बार बार डैमेज होती गई तो परफोरेशन हो सकती है। परफोरेशन मतलब उसमें छेद हो सकता है हमारे स्टमक में, है ना। स्ट्रिक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्शन, देखो जब दो जगह अल्सर्स हो, मान लो ये आपकी कोई भी सरफेस है, ये अल्सर है, ये अल्सर है, ये भी छिल रखा है, ये भी छिल रखा है, यहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है ना, अगर वो दो सरफेस आपस में चिपक जाए, मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, यहाँ पे ये आपस में चिपक गए अल्सर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे ना, चिपक जाएगी, तो स्टमक की लाइनिंग क्या होती है, आपस में चिपक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्चर्स। और जब स्टमक की लाइनिंग आपस में चिपक जाएगी तो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होएगी पेट में, खाना जो है वो अच्छे से अंदर जाएगा नहीं, है ना, ये हो जाएगा। तो ये था हमारा रीजंस थे अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया के, ठीक है। तो अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया में क्या हुआ, अल्सर्स प्रेजेंट थे जॉर्डिनम में, और वो अल्सर्स जो है वो दो जगह होते हैं, मैंने बताया आपको, या तो स्टमक में होंगे या फिर ड्योडिनम में होंगे। ड्योडिनम के कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को हम ड्योडिनम कहते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। रीजंस हमने इसके पढ़ लिए हैं। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले आएगा एपिगैस्ट्रिक पेन। मैंने आपको 9 एब्डोमेन के पार्ट्स पढ़ाए ना, उसमें जो सबसे अपर एब्डोमेन होता है, दिस वन, ये होता है एपिगैस्ट्रियम पार्ट, ठीक है, ये अम्बिलिकल होता है। तो यहाँ पे पेशेंट के पेन होती है एपिगैस्ट्रियम रीजन में, ठीक है, और ये पेन जो है वो बार बार हो सकती है या कंटिन्यू भी रह सकती है। फिर पेन जो है वो किस तरह की पेन होएगी, पेन कोई बोलेगा जलन हो रही है, कोई बोलेगा डल डल पेन हो रही है, लगातार पेन हो रही है। और ज़्यादातर ये जो पेन है ना, ये खाने से रिलेटेड होती है, या तो 2 मील्स के बीच में होएगी, मतलब जैसे पेशेंट ने खाना खाया वैसे पेन शुरू हो गई आफ्टर जस्ट मील, या फिर जैसे ही उसका खाना पच गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया, तब उसको पेन होने लगी। तो मील से इसका कनेक्शन ज़रूर होता है, या फिर नाइट में पेन होती है पेशेंट को, है ना। फिर उसके बाद आता है दूसरा सिम्टम, पेशेंट को क्या हो सकता है, नोजिया या फिर वॉमिटिंग, है ना। तीसरा इंडाइजेशन, खाना पचेगा नहीं, कभी ब्लोटिंग होएगी, पेट भरा भरा लगेगा, है ना, गैस बनेगी। चेंजेस इन एपेटाइट, भूख ज़्यादा लगेगी, कभी कम लगेगी, और वही हार्ट बर्न होगा, एसिडिटी होएगी, ऐसे लगेगा बर्न हो रहा है, मतलब चेस्ट भी बर्न हो रही है, थ्रोट भी बर्न हो रहा है। अब इसके साइंस, डॉक्टर को क्या साइंस देखना है, तो देखना है कि एब्डोमेन में टेंडरनेस है कि नहीं। टेंडरनेस क्या होता है, पेन कर मतलब टच करने पे पेन, जब आप उसके एपिगैस्ट्रियम रीजन में टच करोगे ना, तो वहाँ पे पेशेंट को पेन फील होएगी, है ना, आपके टच करने पे। तो ये आपको देखना है। फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, है ना, वो देखना है कि पेशेंट को मेलिना या वॉमिटिंग में ब्लड तो नहीं आ रहा। एनीमिया के साइंस देखने हैं, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है उसको डेली, है ना, तो पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, वो चेक करना है। इसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जनरल अपीयरेंस, जब पेशेंट आपके पास आएगा वो अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि पेन में होगा, पेल होगा, क्योंकि उसको एनीमिया है ना। वाइटल्स चेक करोगे, बीपी उसका नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो बीपी कम भी होएगा। पल्स उसकी बढ़ी हुई होएगी अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो, अदरवाइज नॉर्मल। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होगा, टेम्परेचर यूजुअली नॉर्मल होगा। फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इसमें मेन है, जिसमें जब आप इंस्पेक्शन पे तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मली होगा। पैल्पेट करोगे तो टेंडरनेस मिलेगी आपको, गार्डनिंग मिल सकती है और रिबाउंड टेंडरनेस मिल सकती है। देखो ये जो टर्म्स है ना,
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की मैं अदर वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगी कि इनका क्या मतलब होता है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रकशन। प्रकशन करने पर टिम्पैनिक साउंड्स आ सकते हैं क्योंकि गैस वगैरह बनी होगी उसके पेट में, उस वजह से। ऑस्कल्टेशन में नॉर्मली सुनेगा आपको, ठीक है। रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे अगर ब्लीडिंग हो रही है उसके नीचे से अगर ब्लड पास हो जाए तो मेलिना का कुछ वहाँ पे आपको प्रेजेंट मिल सकता है। ऑरल में एनीमिया के साइंस मिल सकते हैं, पेलर, है ना। न्यूरोलॉजिकल में नॉर्मली उसका स्टेटस होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस न्यूरोलॉजिकल में नहीं मिलेंगे। स्किन में क्या होगा, पेलर मिलेगा आपको क्योंकि पेशेंट एनीमिक है। मॉइस्चर और पेशेंट की जो बॉडी है वो ठंडी मिलेगी, वो भी एनीमिया की वजह से अगर ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। फिर साइंस, मर्फी का साइन नेगेटिव होगा, कैनेट नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर सक्सेशन स्प्लैश पॉजिटिव होगा अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो। बाकी ये सारे साइंस जो है वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब ये साइंस किस में पॉजिटिव होते हैं इसके लिए मैं एक अनदर वीडियो आपको बना दूंगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे आप खुद ही बताओ। अल्सर होने के क्या कॉम्प्लिकेशन है, एक तो परफोरेशन हो सकती है, कभी भी छेद हो सकता है ना वहाँ पे हमारे जीआई ट्रैक में, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर पेनिट्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वो हो सकती है सीवियर केसेस में, ठीक है। तो ये था हमारा अल्सरेटिव पेप्टाइटिस, सॉरी अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। मैंने दो टर्म्स को इकट्ठे ही जोड़ दिया चलो सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारा नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है इसमें भाई अल्सर्स नहीं है, ठीक है। इसमें अल्सर्स नहीं है बट फिर भी पेशेंट को डिस्पेप्सिया है। जो सिम्टम्स आ रहे थे ना उसको हार्ट बर्न, ब्लॉटिंग, ये सब सिम्टम्स है लेकिन अल्सर्स नहीं है पेट में, ठीक है। कोई भी मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को जो कि आपको ऑर्गन में देखने को मिल जाए, तो इसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें स्ट्रक्चरल या फिर बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं मिलती विदाउट, यानी कि ना तो हमें अल्सर्स वगैरह मिलते, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता है जीआई ट्रैक के, ना ही बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी मिलती। मतलब हमारी जो पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं वो सब क्या आएंगी, नॉर्मल आएंगी, ठीक है। अब इसके दो तरह का होता है ये, एक होता है एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम, एक होता है पोस्ट प्रांडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पोस्ट प्रांडियल में देखो, पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के बाद में, ठीक है। तो ये जो होता है ना ये खाना खाने के बाद में होता है पेशेंट को। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का या तो जल्दी पेट भर जाता है या फिर खाना खाते ही उसके डिस्कम्फर्ट, मतलब खाना खाने के जस्ट बाद उसको पेन होने लगती है या फिर गैस वगैरह बनने लगती है। और एपिगैस्ट्रियम पेन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें पेशेंट की पेन रहती है या फिर बर्निंग डिस्कम्फर्ट रहता है पूरा दिन पेशेंट के, है ना, ऐसे होता है। फिर सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स वही रहेंगे, अपर एब्डोमेन पेन हो गया, ब्लोटिंग है, फुलनेस है, अर्ली उसका पेट भर जाएगा, है ना, ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा ही है, खाए भूख लगेगी लेकिन जब खाएगा तो लगेगा कि बस भर गया। फिर नोजिया, उल्टी होएगी, डकारें आएंगी। फंक्शनल सिम्टम हो सकते हैं क्योंकि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है ना, तो इसमें ना पेशेंट के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को एनजाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा आना, मूड स्विंग्स होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ ना बाउल हैबिट भी उसकी पेशेंट की ऑल्टर्ड हो सकती है, मतलब कभी कभी तो उस पेशेंट को डायरिया लग जाएगा, फिर एक दिन बाद उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, फिर 2 दिन के लिए डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, तो ऐसी चीज़ें पेशेंट को इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। साइंस इसमें क्या आएंगे, पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन करने पे नॉर्मल वाइटल्स मिलेंगे, सब कुछ नॉर्मल मिलेगा, लेकिन साइको सोशल सॉरी साइको सोशल फैक्टर्स मिल सकते हैं, वही कि पेशेंट देखना है आपने एनजाइटी डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं है, है ना। इन्वेस्टिगेशन सारी नॉर्मल आएंगी आपकी। गैस्ट्रिक फंक्शन जो है वो, मतलब इसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, जैसे गैस्ट्रिक मोटिलिटी हो सकता है बदल गई हो, या गैस्ट्रिक सेंसिटिविटी में कुछ चेंज हो गया हो ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आता है इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल ही मिलने वाला है आपको इसमें, क्योंकि कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। सारे साइंस जो है इसमें क्या होंगे, नेगेटिव ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये था हमारा अल्सरेटिव एंड नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया। अगर 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 आप लोगों को इसमें नोट्स चाहिए, है ना, कि मैं आपको नोट्स बना के दूँ फॉर 5 मार्क्स एंड 10 मार्क आंसर, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार ही बता दीजिए, है ना, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को ये बना के दे दूँगी। और अगर आप बुक का नाम जानना चाहते हो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, तो ये टेक्स्ट बुक ऑफ रोग निदान एंड विकृति विज्ञान है बाय डॉक्टर B.K. सेवतकर एंड डॉक्टर प्रभजोत कौर, ठीक है, ये आप खरीद सकते हो। ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें मतलब डिटेल्स में पूरा एग्जामिनेशन वगैरह दे रखा है, ठीक है। थैंक यू।